हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइस पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओ स्मार्ट योजना के बारे में और जानेंगे कि आखिर ये क्या है, क्यों है ये चर्चा में। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, आपको कोई भी चीज़ पता है, एक भी लाइन अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आगे हम इसके बारे में जानेंगे। तो एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। इससे जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में कवर की जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, आप शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि चर्चा में क्यों है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2021 से 26 की अवधि के लिए महासागरीय सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। तो एक्चुअली ये जो सारी योजनाएं हैं ना, महासागरीय सेवाएं हों, उनसे जुड़े हुए अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी, ये सारी चीज़ें इस ओ स्मार्ट मिशन के अंदर आती हैं। तो आप इसे अम्ब्रेला मिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कई सारी चीज़ें ये कवर करता है। प्रमुख बिंदु क्या है इसके, तो आइए इसके एक परिचय के तौर पे हम जानते हैं कि एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य समुद्री अनुसंधान को बढ़ावा देना और ऑब्वियस सी बात है वहीं से मौसम की चेतावनी की एक प्रणाली होती है उसे स्थापित करना है। इसे पहले ही लॉन्च किया जा चुका है अगस्त 2018 में। इसका उद्देश्य महासागर विकास गतिविधियां जैसे कि प्रौद्योगिकी, सेवाएं, संसाधन, निगरानी और अर्थव्यवस्था। अब आप सोचेंगे अर्थव्यवस्था, ऑफ कोर्स, क्योंकि महासागर से काफ़ी सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी तो होता है ना कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसमें 7 उप योजनाएं शामिल हैं जिन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने स्वायत्त संस्थानों के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। उप योजनाएं हम इसकी जान लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, हम 3 बार पढ़ चुके हैं, कुछ सेवाएं, महासागरीय प्रौद्योगिकी और महासागरीय मॉडलिंग। उद्देश्य आइए जानते हैं। भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मरीन लिविंग रिसोर्सेस एवं भौतिक पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के बारे में सूचना एकत्र करना और उसे नियमित रूप से अपडेट करना। अपडेट यानी कि जो भी इकोनॉमिक या फिर रिकॉर्ड्स हैं उन्हें रखना, मौसम से संबंधित जो भी रिकॉर्ड हैं उन्हें कहीं प्रकाशित करना, बताना कि हाँ इस बार मौसम ये हो सकता है, फ्लूड आने की संभावना है, ये सारी चीज़ें। समय समय पर भारत के तटीय जल का स्वच्छता मूल्यांकन भी करना, यानी कि जो जल है वो कितने स्वच्छ हैं और हम उन्हें और स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं इत्यादि। प्रदूषकों को स्तरीय तौर पे जानना कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी फैक्ट्रीज ज़्यादा प्रदूषण कर रही हैं, क्या वो उन चीज़ों को फिल्टर कर सकती हैं, तो किस तरीके से कर सकती हैं, ये सारे सुझाव भी ये दे सकेंगे। भारत के आसपास समुद्रों से रियल टाइम डेटा के लिए और महासागर प्रौद्योगिकी के परीक्षण एवं समुद्री प्रायोगिक गतिविधियों को पूरा करने हेतु अत्याधुनिक महासागर अवलोकन प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला को विकसित करना। आई एम सॉरी, आप लोगों को शायद पीछे कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, बट ये मेरे घर की आवाज़ें नहीं हैं, ये बाहर की आवाज़ें हैं, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सामाजिक लाभ के लिए उपयोगकर्ता उन्मुख महासागरीय सूचना, सलाह, चेतावनी, डेटा और डेटा उत्पादों का एक पैकेज तैयार करना और उसका प्रसारण करना। महासागर पूर्वानुमान पूर्व विश्लेषण प्रणाली के लिए हाई रेजोल्यूशन मॉडल्स को विकसित करना। तटीय के अनुसंधान हेतु एल्गोरिदम को विकसित करना। तटीय प्रदूषण की निगरानी करना। अब जब प्रदूषण की निगरानी होगी तो उन प्रदूषण का क्या अफेक्ट हो रहा है तटीय, चाहे वो वृक्ष हों, चाहे वो जो जीव रहते हैं जल जीव, उनके बारे में भी जानना। गिट्टी जल उपचार, बैलेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सुविधा सुनिश्चित करना। जहाजों द्वारा गिट्टी जल का निर्वहन महासागरों में गैर स्वदेशी प्रजातियों के प्रवेश के लिए जिम्मेदार है। यह एक बंदरगाह की जल ग्रहण करते हैं और दूसरे बंदरगाह में उसका निर्वहन करते हैं।
गैस हाइड्रेट्स की जांच करने के लिए मध्य हिंद सागर बेसिन में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के द्वारा भारत को आवंटित किए गए 75,000 वर्ग किलोमीटर के स्थान पर 5500 मीटर तक की गहराई से पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स की खोज को पूरा करना। पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स, जिसे मैग्नीज नोड्यूल भी कहा जाता है, एक कोर के चारों ओर लोहे और मैग्नीज हाइड्रोक्साइड की संकेंद्रित परतों से निर्मित चट्टानें हैं। पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स उसमें तांबा, निकल, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, एल्यूमीनियम, चांदी, सोना और प्लेटिनम इत्यादि कई सारी धातुएं होती हैं। इन संरचनाओं और महासागरीय क्रस्ट के गहरे आंतरिक भाग से ऊपर उठने वाले गर्म मैग्मा से गर्म तरल पदार्थ का अवक्षेपण होता है। भारत के लिए पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स का खनन सामरिक महत्व का है, क्योंकि भारत में धातुओं के कोई स्थलीय स्रोत विद्यमान ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण द्वारा रॉड्रिक्स ट्रिपल जंक्शन यानी कि कन्वर्जेंस ऑफ सेंट्रल इंडियन रिज, दक्षिण पूर्व भारतीय रिज और दक्षिण पश्चिम भारतीय रिज के पास पॉलीमेटलिक सल्फाइड की खोज के हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारत को 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित है। EEZ से आगे फैले महाद्वीप शेल्फ यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर भारत के दावे को वैज्ञानिक डेटा और भारत की EEZ के स्थलाकृति सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। यह व्यापक अनुसंधान जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की क्षमता को वृद्धि करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम रिसर्च करेंगे तो हमें कोई ना कोई रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही, और जहाँ तक फ्लूट की जानकारी है अगर हमें पहले मिल जाएगी तो हम एटलीस्ट जो लोगों की जान है उन्हें तो बचा सकते, जिंदगियां तो बचा ही सकते। हाँ ठीक है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचा सकते लेकिन लोगों का जीवन तो बचा ही सकते हैं। और सतत तरीके से संसाधनों के कुशल एवं प्रभावी उपयोग के लिए नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी पर एक राष्ट्रीय नीति की दिशा में भारत के योगदान को मजबूत करेगा। यह योजना समुद्री क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर विभिन्न तटीय हितधारकों को पूर्वानुमान और चेतावनी सेवाएं प्रदान करने तथा समुद्री जीव उनकी भी रक्षा होगी। जैव विविधता यानी कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिटेड रहेगा, और वो जो जीव रहते हैं उनके इकोसिस्टम को हम अच्छा बना पाएंगे, प्रदूषक को नियंत्रित कर पाएंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। यह महासागरों, समुद्रों, समुद्री संसाधनों के संरक्षण एवं सतत उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 14 को प्राप्त करने में मदद करेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अब आइए इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं। अब लास्ट तक तो वीडियो बहुत ही कम लोग देखते हैं, तो इसीलिए हमने लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखी है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हम जानेंगे कि आखिर इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं। तो देखिए, जो ब्लू इकोनॉमी है ना, उस पर क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लू इकोनॉमी में सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है या ब्लू इकोनॉमी पे क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये तो बताएंगे ही कि इंडियन गवर्नमेंट आखिर क्या कर रही है ब्लू इकोनॉमी को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, यानी कि उसके महत्व को बढ़ाने के लिए। तो हम इस पूरे यानी कि जो ओ स्मार्ट योजना है हम इसे भी लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि करंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर हम इसे मेंशन करेंगे तो ये हमारे आंसर को बहुत ही अच्छा बनाएगा। और प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आगे की जो हमने पढ़े आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, आपको पता है ना कि इन चारों में से कौन से ऑप्शन सही हैं। 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, 1 2 सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें वो जो आगे की लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो पूरी अच्छे से पढ़ लीजिए। 2 3 4 5 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो अगर ओ स्मार्ट से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ ये सरकारी योजना है। ये भी पूछा जा सकता है कि सरकारी योजना है कि नहीं, इसमें यूएन साथ है कि नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर तो करना ही है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो हम ढेर सारा ज्ञान बांटें ना, ताकि हमारा भी ज्ञान बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी अच्छा होगा।
और आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।